रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी श्रुति का। यस बच्चों, भूमिका सेज यस। बहुत बार रिपीट करती हूँ मैं, बहुत बार रिपीट करती हूँ, 10 बार। मुझे भी लगता है कि बच्चे बोलेंगे मैम समझ गए आप, पर आप कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक, इसको लिख के रखो, जितना भी आपने पढ़ा है हिंदी में, इंग्लिश में, वॉटेवर, लिख के रखो कि बेसिकली आपको क्या समझा है कि हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स, हाँ हैविंग रोल सिक्रेटरी रोल, हाँ पैकेजिंग करता है एंड ग्लाइकोक्साइलेशन होता है। शुरुआत होती है, क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए, फोल्डिंग के लिए, सेल टू सेल अडेजन के लिए। बट पूरा नहीं होता, आधा होता है थोड़ा। बाकी सब कुछ कहाँ होता है? गोल्गी में होता है। गोल्गी में होता है बाकी का ग्लाइकोक्साइलेशन, और फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है? गोल्गी में। और गोल्गी में बनने के बाद वो सिक्रेटरी वेसिकल से लाइसोसोम की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, अदरवाइज सेल के बाहर जाएगा, सिक्रेटरी वेसिकल से जाएगा। बट अगर फ्री राइबोसोम से बना है या साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से बना है तो क्या होगा? वो प्रोटीन तो बन जाएगा, बट वो प्रोसेस प्रोटीन रहेगा क्या? मैच्योर प्रोटीन रहेगा क्या? नहीं। मैच्योरिटी तो होती है हमारे फिनिशिंग सेटअप पे। हमारा कहाँ पे फिनिशिंग सेटअप? हमारा गोल्गी बॉडी, हमारा गोल्गी बॉडी एंड अवर प्लाज्मा में, सॉरी अवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस तो इनके अलावा कहीं नहीं होती, इनके अलावा कहीं नहीं हो रही है, तो इनके पास तो भेजना जरूरी है, तो ही जाके वो फाइनल पैकेज्ड होगा, प्रोसेस्ड होगा। भले वो घर के अंदर का रहे, भले वो इंडिया का रहे, भले वो इंडिया के बाहर का रहे, दोनों को एजुकेशन देना जरूरी है। एजुकेशन देने के लिए कॉलेज में आना पड़ेगा। कॉलेज में आने के बाद अगर किसी को अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड जाएगा, किसी को इंडिया में ही रहना है इंडिया में रहेगा, सीधी सी बात। ठीक, कोई बच्चे और एडमिट होना चाहते हैं? चलो, ये ऐसे लिख के रखना, ऐसे लिख के रखो, ऐसे पढ़ो, बाकी की बातें हो जाती। बाकी फिर जो मेमोराइज करना है वो तो करना पड़ेगा। मेमोराइजिंग फैक्ट बहुत है आपके लिए, वही है आपकी ट्रिकीनेस है। मेमोराइजिंग फैक्ट इतने क्यों देते हैं? जो आगे जो डॉक्टर्स बनते हैं उनको बहुत सारे डिजीजेस के नाम, बहुत सारे मेडिसिन के नाम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मेमोराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हिंदी में लिखा है थोड़ा थोड़ा, हाँ भूमिका लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट जिसमें भी समझते, हिंदी में लिखो। इवन मेरे इसमें भी हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखा होता है, इवन मराठी में भी लिख के रखती हूँ मैं। बहुत सारी बातें होती है जो हमें अभी सब समझ में आ गई, बाद में नहीं समझ में आती, बाद में भूल जाते हैं, लिंक नहीं बैठती। वो हिंदी का पढ़ लो या इंग्लिश का पढ़ लो, जो भी आपके वर्ड्स में है, फटाफट लिंक बैठ जाती, फिर तो वो फटाफट हो जाता है मैनेज। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम है कि आपको हार्डली बायोलॉजी को दिन में 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा रोज। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। याद रखो, मैं कम से कम 2 ही घंटा बोल दी, ठीक है? बहुत कम हो बोल दिया मैंने। जो बच्चों को निकलना है ना, वो बच्चे कब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पूरे कंसेप्ट क्लियर है, ये वाला छोड़ के व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखना, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी अच्छा खासा डेवलप फॉर्म में होता है। डेवलप फॉर्म में होता है क्यों? आपको तो पता है ना, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो कि आपके बॉडी को इम्यूनिटी देते, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते, इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं, आपके बॉडी को डिफेंड करते, सोल्जर सेल्स। ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी की बहुत सारी कैटेगरी है, मैं इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहूंगी। ठीक है, उसमें एक बी सेल है, बी सेल है जिसको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि अभी मैं एनिमल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रही। बी लिम्फोसाइट्स आगे जाके एंटीबॉडी बनाता है। पर पता है आपको एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी को कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। ग्लोबिन, दिस इज अ प्रोटीन, प्रोटीन दैट इन्वॉल्व इन इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी, इम्यूनिटी बनाने की एक्टिविटी में जो रोल प्ले करता है उसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन तो बनाना बहुत सारे, इम्यूनोग्लोबुलिन बी सेल को बनाने होते हैं, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। जितना ज्यादा प्रोटीन बनाना होगा तो ऑब्वियसली वो बी सेल ने जो एंटीबॉडीज बनाए हैं वो सेल के बाहर जाएंगे ना, बी सेल के बाहर जाएंगे, और जहां पे भी कोई एंटीजन रहेगा उसको क्या करेंगे? किल करेंगे।
उसके साथ जाके बाइंड होगे, मींस उसका सिक्रेटरी रोल है, सेल के बाहर रोल है। तो ऑब्वियसली वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेंगे वही तो प्रोटीन आगे इम्यूनोग्लोबुलिन मींस एंटीबॉडीज बनाएंगे। वही एंटीबॉडीज आगे जाके आपके एंटीजन को या फॉरेन एंटीजन को मारेगी, किल करेगी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी हाईली डेवलप होना चाहिए, और ये हाईली डेवलप रहेगा। बट ये डब्ल्यूबीसी का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और डब्ल्यूबीसी का फेट क्या है, उसको इम्यून सेल है, वो इम्यून सेल या बी सेल, डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी है बी सेल, इम्यून सेल है, यानी उसको फॉरेन एंटीजन को मारना है। तो वो किस टाइप के प्रोटीन बनाएगा, वो हर बार मैक्सिममली वो एंटीबॉडी फॉर्मिंग प्रोटीन बनाएगा, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ठीक है। अभी भी बच्चे एडमिट हो गए, पता नहीं कहाँ चले जाते, इतना टाइम लगता है पानी पीने के लिए आपको। पहले जैसे मैं 5 मिनट का वेट नहीं करती, वो अपने आप होता रहता है रिकॉर्डिंग, मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ। पहले मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, इसकी वजह से। ठीक है, हाँ मैम, हाँ बताना जरा, ये वाला पॉइंट समझा, क्या कहा? हाँ गया। ओके, ये डब्ल्यूबीसी में क्यों होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप, देखो मैंने लिखा भी है एंटीबॉडी। ठीक है, यस कह दो यस, फिर एसईआर पे चलते हैं, अभी शुरू हो रहा है एसईआर, और चेक करना है मुझे। yes मैम। देखो जरा बड़े बड़े खाप, हाँ बोलो, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? yes मैम। चलो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आइडिया माइंड में क्लियर है, ट्यूब्यूल्स होंगे, लिपिड बनाएंगे, ट्यूब्यूल्स होंगे, लिपिड बनाएंगे, राइबोसोम नहीं रहेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट होल्ड पे है, ये वाला पॉइंट होल्ड पे है। चलो आगे, अब फंक्शंस, इतना ही जानना था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। मैक्सिमम जो जानना है वो जानना है हमें उसके फंक्शंस के बारे में। ऑब्वियसली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉइड्स को बनाता है, जिसको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड को भी बनाता है। देखो कंसेप्ट, यानी इस मेमोराइजिंग फैक्ट को अपने झोली में डालो, झोली में डालो मीन्स बहुत सारी चीजें जो लर्न करनी है वो वाली बात। लिपिड तो मैक्सिममली रहता ही है, स्टेरॉइड्स पे बनाते हैं जिसको हम स्टेरॉल्स कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स, और एस्कॉर्बिक एसिड के भी सिंथेसिस में रोल है। वेट फॉर अ व्हाइल, अब सेकेंड, वो सेकेंड फिर से एक मेमोराइजिंग फैक्ट हर बार के याद रखना, डिटॉक्सिफाई करता है टॉक्सिन्स को, ड्रग्स को। जो भी ड्रग्स आप खाते हो, जितना भी मेडिसिन आप ले रहे हो, जितना भी कभी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी तो कोई पोर्शन होना चाहिए। वो चार्ज किसने लिया है, वो फंक्शन कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड फंक्शन, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, थर्ड वन, in liver cell smooth endoplasmic reticulum possess the enzyme body called glycosomes। बताती हूँ इसको, होल्ड पे रखते हैं इसको, मैं सोच रही हूँ कोई ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए, नहीं मिला। चलो चलो, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस हमारा ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर रफ, और रफ के बाद यहाँ पे ट्यूबुलर पोर्शन में, ट्यूबुलर फॉर्म में जो है वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम बॉडीज स्टोर होती है, एंजाइम बॉडी स्टोर होती है। उस एंजाइम बॉडी को कहते हैं
ग्लाइकोसोम, क्या कहते हैं? ग्लाइकोसोम, ग्लाइकोसोम। ग्लाइऑक्सिसोम पढ़ा था हमने, वो फैटी एसिड के कन्वर्शन की बात थी। ग्लाइकोसोम है ये, याद रखो, बायो में यही होता है। बहुत ज्यादा अलग अलग वर्ड्स है, स्पीरोसोम, ग्लाइकोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम, हाइड्रोजिनोसोम, ठीक है, याद रखना ग्लाइकोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मींस इसको अगर मैं बड़ा करूं ऐसे, तो यहाँ पे ग्लाइकोसोम होते हैं, इनको कहूंगी मैं ग्लाइकोसोम। इनमें ऐसे कोई एंजाइम्स होंगे, इसलिए उसको एंजाइम बॉडी कह रहे हैं, एंजाइम्स होंगे जो कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट लेंगे। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। एनीवन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली ग्लाइकोजन इज? क्या होता है ग्लाइकोजन? बताना जरा, कोई एक आपका एक नॉलेज गेस करते, चलो बताना, बहुत नॉलेजेबल लोग हो आप, बोलो व्हाट एग्जैक्टली ग्लाइकोजन इज। सुना तो मैंने कि बच्चे काफी शार्प है, बताना जरा ग्लाइकोजन क्या होता है? एनीवन? अरे डरना नहीं, बोलो कोई एक। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के नाम याद रहते जो कि रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी बच्चे बैक स्टेज क्या कर रहे हैं पता नहीं। हाँ, ग्लाइकोजन क्या होता है? नो वन, किसी को नॉलेज नहीं है। 90+% वाले बच्चे भी है यहाँ पे। एनीवन, व्हाट इज ग्लाइकोजन? Yes, polysaccharide of glucose. It is a polysaccharide of glucose. Okay, yes, polysaccharide, multi-branch polysaccharide of glucose that serves as a form of energy storage in animal. Very good. अरे इतना सब कुछ पता है दिव्या सापेकर। हाँ, polysaccharide। तिलक भी वेरी गुड, भूमिका वेरी नाइस, दिव्या वेरी नाइस। हाँ चलो, अब याद रखना ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च। मीन्स प्लांट में स्टार्च होता है, वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता, पॉलीसेकेराइड होता है, जो ग्लूकोज के बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के एक लंबी चेन होती है, जिसको कहते हैं हम स्टार्च। बट वो एक स्टोरेज फॉर्म है शुगर का, जो कि प्लांट में होता है। बट एनिमल में शुगर किस फॉर्म में स्टोर होती है? एनिमल में शुगर स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो भी एक पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज है, सिर्फ उसके बॉन्ड थोड़े इधर उधर हैं, थोड़े अलग हैं। हम बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं। सिर्फ याद रखना है वो पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज की एक बहुत बड़ी चेन है, ब्रांच चेन। और ये तो स्टार्च नहीं, ये तो ग्लाइकोजन है, बट ये स्टोर करता है शुगर जो भी खा रहे हो उसको आपके बॉडी में एक्स्ट्रा होगी तो वो किस फॉर्म में स्टोर रहेगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर रहेगी? स्टार्च के फॉर्म में। तो प्लांट में स्टार्च होता है जो कि शुगर को स्टोर करता है, एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, तो इसी को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोसोम ऐसी कोई बॉडी है जिसके अंदर ऐसी कोई एंजाइम्स है कि जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट लेंगे। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म मींस आइदर ग्लाइकोजन बनना, आगे बताती हूँ। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म मींस आइदर ग्लाइकोजन बनना, अदरवाइज ग्लाइकोजन ब्रेक होना, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एक तो बने नहीं तो ब्रेक। ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मींस सिंथेसिस। ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने की जरूरत कब आएगी? जब आपकी बॉडी में शुगर कम रहेगी। शुगर कम रहेगी तो आप स्टोरेज की तरफ भागोगे, हाँ मेरे पास स्टोर शुगर है। कौन सी स्टोर शुगर है? ग्लाइकोजन। बट इसकी इतनी कॉम्प्लेक्स शुगर को आप तो ले तो नहीं पाओगे, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आपको तो पता है सिंपल फॉर्म क्या है हमारा? ग्लूकोज। तो फिर वो ग्लाइकोजन जितना बड़ा पॉलीसेकेराइड है उसके बीच के जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स टूटेंगे और वो बॉन्ड्स टूट के सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। अब इस प्रोसेस में ग्लाइकोजन कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ कि नहीं? उसके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हुए, लाइसिस हुआ, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब ये दोनों प्रोसेस किसमें होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है,
क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है ग्लाइकोसोम, जिसमें ऐसे कोई एंजाइम्स भरे होते हैं कि जो ग्लाइकोजन को मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म करना मीन्स एक तो ग्लाइकोजन बनना, नहीं तो ग्लाइकोजन ब्रेक होना। पढ़ो जरा इस टॉपिक पॉइंट को। अभी देखो, इन लीवर सेल, और मैक्सिमम ये कहाँ पे होता है, लीवर सेल। मैंने कहा लीवर सेल, लीवर ऐसा पोर्शन है आपके बॉडी का जहाँ पे मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म हो रहा है। हर कोई चीज बननी, बिगड़नी, टूटनी वहां पे हो रही है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई एंजाइम बॉडी है जिसको हम ग्लाइकोसोम कहते हैं, जो कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट लेती है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म मींस क्या, ग्लाइकोजेनेसिस, एक तो ग्लाइकोजन बनना, नहीं तो ग्लाइकोजिनोलिसिस, नहीं तो ग्लाइकोजन ब्रेक होना। ठीक हो गया ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन रेटिनल सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस विजुअल पिगमेंट्स फ्रॉम द विटामिन ए। बहुत सारे रोल है, देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज इतना क्यों पढ़ते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें एक विटामिन ए जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए की हेल्प से, विटामिन ए की हेल्प से, विटामिन ए की हेल्प से क्या बनते हैं, आपके पिगमेंट्स बनते हैं, विजुअल पिगमेंट्स। विजुअल पिगमेंट्स देखो जरा, लिखा है मैंने, प्रोड्यूस होते हैं विजुअल पिगमेंट्स फ्रॉम विटामिन ए। विटामिन ए, विजुअल पिगमेंट्स यानी विजुअल पिगमेंट्स, विजुअल पिगमेंट्स यानी ऐसी कोई पिगमेंट्स। रेटाइना याद है ना, रेटाइना आपके आंखों में होता है, रेटिना। रेटिना जो बनता है वो रेटाइनल सेल्स से बनता है। योर आई, आपके जो आंख है उसमें होता है रेटिना। रेटिना इज मेड अप ऑफ रेटाइनल सेल, रेटाइनल सेल्स, रेटाइनल सेल्स, जिसमें, जिसके हेल्प से आप देख पाते हो। कैसे देख पाते हो, अलग अलग कलरफुल चीजों को देख पाते हो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जो पिगमेंट्स आपको वो कलरफुल चीजें दिखाने में हेल्प करते हैं। तो वो पिगमेंट्स को हम विजुअल पिगमेंट्स कहेंगे। वो पिगमेंट्स कैसे बनेंगे, विटामिन ए के साथ हेल्प, विटामिन ए के हेल्प से बनेंगे। और वो विटामिन ए के हेल्प के लिए विटामिन ए कहाँ पे रहेगा, आपका रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस विजुअल पिगमेंट्स, विजुअल पिगमेंट्स को बनाता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। वो विजुअल पिगमेंट्स का नाम क्या है, उस विजुअल पिगमेंट्स का बहुत सारे नाम से, सॉरी 11 सिस रेटाइनल कहते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको याद रखने की, सिर्फ मैं बता रही हूँ। प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे रोडोप्सिन, ऑप्सिन, ये सब विजुअल पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं किसके हेल्प से, विटामिन ए के हेल्प से, विटामिन ए के हेल्प से। तो ये विटामिन ए कहाँ पे मिलेगा आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ पे विजुअल पिगमेंट्स बनेंगे। कौन से सेल में, रेटाइनल सेल में, आंखों के रेटाइना के, रेटाइना बनाने वाले सेल्स में सबसे ज्यादा। ठीक है, हो गया ये भी पॉइंट हो गया। इन मसल्स, इसको मैंने होल्ड पे रखा है, पहले भी था और अभी भी होल्ड पे, यही सेम पॉइंट। अब देखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, स्पिरोसोम्स, वैक्यूल्स। अरे हाँ ना, प्रोड्यूस नहीं करते क्या, बताना जरा। शुरुआत में गोल्गी होगा क्या, शुरुआत में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिससे आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने, जो कि आगे थोड़े से एनलार्ज होके अलग हो गए, और किसमें कन्वर्ट हुए, गोल्गी में। किसमें कन्वर्ट हुए, गोल्गी में। इवोल्यूशन सोचो ना, इवोल्यूशन, सेल का भी तो इवोल्यूशन हुआ होगा, सेल का भी तो इवोल्यूशन हुआ होगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनते हैं, आपके गोल्गी बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आगे कोई लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स आगे ट्रेवल होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपने देखा था स्पिरोसोम्स, याद है कुछ। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, स्पिरोसोम, याद आ रहा है कुछ, कल ही मैंने बताया था, प्लांट लाइसोसोम को स्पिरोसोम कहते हैं। ठीक है, और वैक्यूल्स, ये सब जो चीजें बनी है ना, ये सब जो चीजें बनी है, वो आरईआर बना, आरईआर के बाद एसईआर बना, और एसईआर के बाद ये सब चीजें बनी है।
तो ये कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिन क्या है, SCR है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ SCR। ऑकरेंस, ऑकरेंस देख लो SCR का। ऑकरेंस क्या है? SCR मैक्सिमम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा डेवलप लिखना था, सबसे ज्यादा मसल सेल्स में मिलेंगे। ये मैं बताती हूँ, पॉइंट पहले से होल्ड पे चल रहा है। एडिपोज टिश्यूज में मिलेंगे, पता है ना, एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होता है। ऑब्वियसली यार फैट स्टोर होगा मींस लिपिड, लिपिड का सिंथेसिस किस में होता है? आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ना लिपिड का सिंथेसिस। तो एडिपोज के टिश्यूज है, एडिपोज की जो सेल्स है वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप फॉर्म में मिलेंगे। ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल्स में, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। एड्रिनल ग्लैंड्स में, स्पर्मेटोसाइट्स में। एड्रिनल ग्लैंड देखो, एड्रिनल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स उसको कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। क्या कहते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्पर्म्स भी जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स उसको क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन उसको कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। याद है आपको टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन, यस। एड्रिनल ग्लैंड भी तो कोई हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ये सभी जो हार्मोन्स है वो सभी हार्मोन्स कैसे हैं? दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन्स। हर बार कोई हार्मोन प्रोटीन से ही नहीं बनता, कभी कभी वो लिपिड से भी बनता है। और आपको तो मैंने बताया है कि स्टीरॉयड, स्टीरॉयड मीन स्टीरोल, स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल याद आ रहा है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये भी तो टाइप का लिपिड है, हाँ, बट सिंपल लिपिड नहीं है। ये कौन सा लिपिड है? डिराइव्ड लिपिड है। डिराइव्ड मीन्स थोड़ा हाईफाई हो गया, थोड़ा बहुत ज्यादा हाईली डेवलप हो गया, एडवांस हो गया लिपिड, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसको, डिराइव्ड लिपिड। हाँ, स्टीरोल की कैटेगरी में आता है कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल ही तो फॉर्म करता है स्टीरॉइड्स को। तो ऑब्वियसली यार अगर एड्रिनल ग्लैंड या आपके टेस्टिस, ये दोनों को भी मैं मर्ज कर लूं, एड्रिनल ग्लैंड या टेस्टिस दोनों भी स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही तो लिपिड बनाएगा, और लिपिड बनाएगा तो वही तो लिपिड आगे जाके एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे जिसको हम स्टीरॉल कहते हैं, जो कि स्टीरॉयड में कन्वर्ट होंगे, तो ही तो आगे जाके ये हार्मोन्स बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन या एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो। यानी कोई भी स्टीरॉयड हार्मोन आएगा, याद रखना, ऐसा कोई भी सेल, ऐसे कोई भी ग्लैंड जो कि स्टीरॉयड हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईली डेवलप रहेगा, अच्छा खासा डेवलप रहेगा। ठीक है, हाँ, एंड द सेल्स दैट सिंथेसाइज स्टीरॉइड्स, वही लिखा है। ठीक ठीक ठीक, अब ये थोड़ा टाइम खाएगा। अब बताना यहाँ तक समझा क्या? कुछ नहीं पढ़ा हमने, बहुत कुछ नहीं पढ़ा। देखो जरा एक बार ब्रश अप कर लेते हैं, फिर से मुझे आज ये खत्म करना है, कभी नहीं होता। देखो यहाँ तक तो हो गया था, RER खत्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, फटाफट मैं माइंड में मैं आपको एक बार बताती हूँ क्या क्या। ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है, फ्री राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है, और स्मूथ अपीयरेंस होता है, लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट इसमें देखा, लिपिड के अलावा वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आप खाते हो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। सेकेंडली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसोम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट लेते हैं। थर्ड, रेटाइनल सेल्स के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो विजुअल पिगमेंट्स बनाते हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और विजुअल पिगमेंट्स कैसे बनाएंगे, वो किसके हेल्प से बनाएंगे? विटामिन ए के हेल्प से। तो वहां पे विटामिन ए भी अच्छा खासा मिलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। थर्ड, फोर्थ, मसल्स में, अब मैं बता रही हूँ इसको, ये तो मैंने बता दिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ओरिजिन है, वहां से आगे फ्यूचर में कभी इवोल्यूशन जब हुआ होगा, गोल्गी बॉडी बनी होगी, थोड़े दिनों बाद लाइसोसोम बने होंगे, फिर प्लांट के लाइसोसोम को कहते हैं स्पिरोसोम्स, फिर आगे प्लांट के वैक्यूल्स को कहते हैं वैक्यूल्स। तो ऐसे कोई वैक्यूल्स, ये सब चीजें कहाँ से बनी होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होंगी। हम इसको उसकी ओरिजिन कह सकते हैं। इसकी ओरिजिन क्या है? RER है।
ये बाकियों की ओरिजिन है, ठीक है। चलो अब इसके बाद मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हर बार लिपिड को स्टोर करेगा क्या? नहीं, लिपिड के अलावा भी वो अलग अलग जगह पे अकॉर्डिंग टू देयर रोल, जैसे रेटिनल सेल है तो पिगमेंट्स को बनाएगा, लीवर के सेल है तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए उस एंजाइम को ग्लाइकोसोम बॉडी बनाएगा, ठीक है। अदरवाइज कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। अब अगर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स तो पता है ना आपको, स्केलेटल मसल्स, आपकी स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है रिलैक्स होती है, तो कोई एक्टिविटी होती है। मुझे एक बात बताना, कोई भी एक्टिविटी होना है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मसल सेल्स के अंदर फॉर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम अगर ज्यादा होगा तो ही तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे मसल सेल का नाम क्या होता है? मैंने बताया था बहुत पहले मसल सेल का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मसल सेल को? हम मसल सेल को कहते हैं मसल फाइबर्स। क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। देखो मसल सेल को क्या कहते हैं? हम मसल सेल को हम कहते हैं मसल फाइबर। क्या कहते हैं? कॉल्ड एज मसल फाइबर्स, ठीक। अब मसल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और जिसकी वजह से यानी सिकुड़ते हैं तो रिलैक्स होते हैं, सिकुड़ते हैं रिलैक्स होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है? एक्टिविटी मूवमेंट होती है, स्केलेटल मसल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे बताना, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ कैल्शियम आयंस। तो ऐसे मसल सेल जिनको आगे जाके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है तो उनके पास कैल्शियम आयन अच्छा खासा स्टोर होना चाहिए। तो उनके सेल्स में मसल सेल्स में क्या रहेगा? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहेगा, ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें कैल्शियम का स्टोरेज होगा। एक तो कैल्शियम स्टोर होगा वहां पे एंड जरूरत है तब वो कैल्शियम क्या होगा? रिलीज भी होगा। जब रिलैक्सेशन करना है तो कोई जरूरत नहीं है, स्टोर रहेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होना है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो वो रिलीज होगा और प्रॉपरली मसल सेल्स को हेल्प करेगा फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब मसल सेल्स में जो यूनिट होता है, मसल सेल में ऐसा जो यूनिट होता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसको हम पता है क्या कहते हैं? सार्कोमियर। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। अगर समझ लो कोई ऐसे मसल सेल है, मसल सेल में ऐसे कोई थ्रेड्स होते हैं बीच बीच में जो कि पास आते हैं, दूर जाते हैं, अदरवाइज पास आते हैं। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। और मसल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको हम सार्को वर्ड से डील करते हैं। जैसे कि अगर कोई मसल्स में अगर कोई कैंसर हो जाए तो उसको कहते हैं हम सार्कोमा। क्या कहते हैं? इस पर्सन को क्या हुआ है? सार्कोमा, ठीक है। मसल सेल से रिलेटेड जो भी है उस बेसिस पे सार्को वर्ड ऐड करते हैं। वैसे ही अगर मसल सेल के अंदर कोई रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कहते हुए उसका नाम क्या रखते हैं? हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं उसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही नाम है, इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल के अंदर है और मसल सेल से रिलेटेड जो भी चीज है उसको हम सार्को वर्ड से डिनोट करते हैं, तो उसको हमने कहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैक्सिमम कैल्शियम स्टोर और कैल्शियम रिलीज करने में टेक पार्ट लेता है। देखना जरा ये पॉइंट, यही अभी जब हमने पढ़ा था तो देखो यहाँ पे भी ये पॉइंट था जो कि मैंने कहा था होल्ड पे रखो। देखो जरा, रिलीज करता है, स्टोर करता है कैल्शियम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है किसमें? मसल सेल्स।
स्मूथ मसल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है वो, एसईआर ही है, सिर्फ वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसईआर है जो कि कैल्शियम को मैक्सिमली स्टोर करेगा, लिपिड को कम सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि वो मसल के अंदर है तो मसल को कैल्शियम की जरूरत ज्यादा है, जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाई होगा। यस यस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी था मसल सेल, तो ये मसल सेल भी अभी क्लियर हो गया, और ऐसा ही कोई पॉइंट पहले था जिसको मैंने होल्ड पे रखा था, वो भी क्लियर हो गया। अब चलो मॉडिफिकेशन देखना है फटाफट। इसमें याद रखना इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो ईआर है, ईआर रफ एंड ईआर की बात करें, इन जनरल ईआर की बात करें, नॉट एग्जैक्टली आरईआर और एसईआर, ये एसईआर होगा, कहीं आरईआर आएगा, तो इन जनरल ईआर की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या स्मूथ को, इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी के, हर कोई सेल, हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के सेल है, तो हर सेल में क्या एक जैसा स्ट्रक्चर रहेगा कि नहीं, कहीं कहीं भी कोई चीजें मॉडिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मसल के अंदर कैल्शियम स्टोरेज का फंक्शन है, मसल के अंदर कैल्शियम स्टोरेज का फंक्शन है, तो ये देखो दिस इज योर मसल सेल, ये है मसल सेल जिसको हम मायोफिब्रिल भी कहते हैं या मसल फाइबर भी कहते हैं। देखो जरा, ये है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सी ऐसे होगा मसल सेल्स के अंदर, जो कि कैल्शियम को स्टोर करेगा। और यहाँ पे देखो मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए बीच में, ये अभी नहीं समझना है, इसको जाने दो, सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, कैल्शियम होता है जो कि उसको हेल्प करे, इतना ही याद रखना। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं, हाँ है, एक ये पढ़ लिया हमने। सेकेंड देखो एन्युलर ईआर, एन्युलर ईआर, एन्युलर ईआर मींस ऐसी कोई रिंग स्ट्रक्चर में, ऐसे एन्युलर रिंग कैसे होती है, ऐसे गोल 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 गोल, ऐसी कोई रिंग बनाएगा, कौन बनाएगा, ईआर। अरे ईआर तो मैम आपने रेटिकुलम कहा था, हाँ तो जरूरी है कि हर बार रेटिकुलम रहे, कभी कभी इस टाइप का एन्युलर रिंग भी तो बना सकता है, इसीलिए तो उसको मॉडिफाइड कह रहे हैं हम। कहाँ पे होगा, देखो सर्टोली सेल्स में, मेल की बॉडी में जो टेस्टीज होती है, टेस्टीज के अंदर मेल की बॉडी में जो टेस्टीज होती है, टेस्टीज के अंदर एक सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म को फॉर्म करते हैं, और उसके अलावा भी दूसरे कोई सेल्स होते हैं जो कि नरिशमेंट देते हैं स्पर्म को, उस नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले सेल को कहते हैं सर्टोली सेल। और इस सेल के अंदर, ये सेल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन रहेंगे, अलग अलग टाइप के फैट्स रहेंगे, तो ऑब्वियसली इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काफी डेवलप होना चाहिए, तो वो इस फॉर्म में अरेंज होता है, इसको कहते हैं एन्युलेट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, एन्युलेट स्ट्रक्चर। स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का रोल होता है सर्टोली सेल्स का, और सर्टोली सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एन्युलेट फॉर्म का होता है, एन्युलेट, ठीक है। वी हैव अनदर 3 मिनट, देखो जरा, हाँ ये हो गया। अब इसका एक डायग्राम बता देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। देखो देखो ये एन्युलेट फॉर्म, SC मींस सर्टोली सेल्स, C ये देखो एन्युलेट फॉर्म सर्टोली सेल्स, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, माइलॉइड बॉडी, ये सिर्फ याद रखना चाहिए, ये आपका डिराइव्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ER है। देखो जो फ्रॉग्स होते हैं ना, फ्रॉग के बॉडी में, फ्रॉग का जो रेटिना होता है, रेटिना में ऐसे टाइप के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसका नाम क्या है, माइलॉइड बॉडी। इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के बॉडी में जो रेटाइनल सेल्स है, वो रेटाइनल सेल्स माइलॉइड बॉडी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, माइलॉइड बॉडी। उस रेटाइनल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम क्या है, माइलॉइड बॉडी। उसका कोई मुझे स्ट्रक्चर मिला नहीं, बहुत ढूंढा नेट पे पर नहीं मिला, ठीक है। नीजल्स ग्रैन्यूल्स, देखो जरा नीजल्स ग्रैन्यूल क्या है। अब नीजल्स ग्रैन्यूल इज अ मासेस ऑफ RER इन अ साइटोन ऑफ न्यूरॉन। अब मैंने कल ही तो कहा था आपको न्यूरॉन क्या करता है, सी दिस इज अ न्यूरॉन, दिस इज अ नॉलेज क्लाउड, मींस आपको पता होना चाहिए नीजल बॉडी है तो बेसिकली उसका रोल क्या है।
ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, दिस इज अ एक्स्ट्रा। ये कोई आपको नीट में भी नहीं पूछेंगे, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। बट नीजल्स ग्रैन्यूल, सी दीज आर द नीजल्स ग्रैन्यूल। तो नीजल ग्रैन्यूल बेसिकली क्या है? दीज आर अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर बार ऐसा थोड़ी ना रहेंगे, कभी कभी इस टाइप में भी रहेंगे, और इसके अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स, लिपिड्स पाए जाते हैं, जो आगे जाके न्यूरोट्रांसमीटर करके एक्ट करेंगे और यहाँ पे सिक्रीट होंगे, आगे जाके यहाँ पे सिक्रीट होंगे, ठीक है, ठीक है। दीज ऑल आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ईआर। इस पे क्वेश्चंस काफी पूछ सकते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज व्हाट बेसिकली, व्हाट इज देयर फंक्शन, व्हाट इज एन्युलेट टाइप ऑफ ईआर, वेयर इट एग्जैक्टली प्रेजेंट, व्हाट इज नहीं पूछेंगे, वेयर इट इज प्रेजेंट पूछेंगे। नीजल्स ग्रैन्यूल है तो वो क्या है? सेल के न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ईआर है, उसको ही हम कहते हैं टाइग्रॉइड बॉडी। ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज टाइग्रॉइड बॉडी, ऐसे तो क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज माइलॉइड बॉडी, ठीक। इज दिस क्लियर? वी हैव फिनिश्ड ओनली ईआर इन आवर 2 लेक्चर्स। हमने ईआर ही पढ़ा है अभी तक, खत्म हो गया ईआर, एड गोल्गी था। टेल मी, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एवरीथिंग मेंशन है, सब कुछ मेंशन है, नीड पॉइंट ऑफ एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस। अलॉन्ग विद दैट मैंने नोट्स भी दे दिए हैं, उसमें भी सिंपल पॉइंट है। जो नोट्स दिए हैं वो स्टेट वाले बच्चे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो काफी सिंपल है। उसके अलावा और एडिशनल पॉइंट मेरे स्लाइड्स में अवेलेबल है, तो आप दोनों को क्लब करके अपने नोट्स बनाओ। पीडीएफ फॉर्म में भी ये अवेलेबल हो जाएगा जब कभी आपका गोल्गी और साइटोस्केलेटल कंप्लीट हो जाएगा। टेल मी स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? थोड़ा डोज हेवी हो गया है, थोड़ा डोज हेवी हो गया है, बहुत सारी बातें की हमने ईआर के बारे में। व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? नीजल्स बॉडी, नीजल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, देखो जरा ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर भी तो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है। तो वो ग्रैन्यूल बेसिकली क्या है? दीज आर अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ईआर। इस टाइप से नहीं है वो इस टाइप से है, उसको कहते हैं हम नीजल्स ग्रैन्यूल। नीजल्स बॉडी को या नीजल्स ग्रैन्यूल को, जिसके अंदर क्या रहेंगे? these granules are rough endoplasmic reticulum with free ribosomes and inside which with free ribosome, क्योंकि उसके अंदर रहेंगे ना, बिकॉज ये मेम्ब्रेन थोड़ी ना है, ये तो ऐसा स्ट्रक्चर